यूपी एग्जाम की तैयारियों में इस समय हम लोग पीवाईक्यू सेशंस कवर कर रहे हैं। मैंने आपको 17 के दोनों शिफ्ट का जो अरिथमेटिक पार्ट है उसको कवर करा दिया है। 18 की पहली शिफ्ट का अरिथमेटिक पार्ट कवर हो गया है। आज 18 की शिफ्ट 2 का जो है अरिथमेटिक पार्ट हम लोग कवर करने चल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा डीआई वाला सेक्शन हम सेपरेट अलग से वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसको भी आप लोग प्रॉपर देखिए, क्योंकि डीआई की तैयारी इस समय अलग तरीके से करनी होगी हम लोग को। वैसे भी आप जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी का पहला स्टेप ही होता है कि आप पीवाईक्यूज अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि आप उसी परीक्षा को देने जा रहे हैं जिसको देकर आए हैं, तो उसका पेपर पैटर्न, उसकी प्लानिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। इसलिए मैं इन वीडियोस को आपको अलग अलग सेपरेटेड पार्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग 18 फरवरी 2024 की जो सेकंड शिफ्ट की परीक्षा हुई उसका अरिथमेटिक पार्ट अब आप लोग कवर करने चल रहे हैं। एक एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखें, समझे। डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का एक ग्रुप दिया होगा टेलीग्राम, उसको आप लोग ज्वाइन किए रहे, जिससे मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है मैं उसको आपको अवेलेबल कराता रहूं। आप लोग अच्छे से सारी चीजों कवर करते रहें, जैसे कि आगे की योजनाएं, प्लानिंग और जो भी हम लोग यहाँ पर अपडेट्स दें, जो भी आपको वीडियोस दें, जो आपको पीडीएफ दें, उसको अच्छे से आप कवर कर सके। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको एक सरलीकरण का क्वेश्चन सिंपल सा नजर आएगा। सरलीकरण के काफी रोल था सरलीकरण का, जैसे डीआई का रोल था उसी प्रकार सरलीकरण में आपने हर शिफ्ट में 2-3 3-3 क्वेश्चन देखे हैं। इसमें भी देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को थोड़ा अटेम्प्ट करिए। √9 की वैल्यू 3 होगी, -2 है, +5, क्योंकि पहले ही काम होता है ब्रैकेट। आप इसको डिवाइड करना है 2 से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गुणे 21 है, और +15 है, ये आपके पास वैल्यू से। इसको पूरा हल करते हैं। अब आप देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 3 से 2 निकलेगा 1, और 1 5 में ऐड होगा तो 6 होगा, 6 को 2 से भाग किया तो 3 होगा। 3 को गुणा हम करेंगे 21 से, 3 1 के 3, 3 दूना 6 होगा, और इसका जोड़ करेंगे 15 में, 5 3 8 होगा, 6 1 7 होगा। तो राइट सोल्यूशन 78 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 78 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है। पहला क्वेश्चन आपका इस सेशन का, इस शिफ्ट का डन होता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, दूसरा प्रश्न देखिएगा। सिंपल इस टाइप का प्रश्न हर सेशन में, हर शिफ्ट में पूछा गया। सिंपल सा जोड़ घटाव होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसमें भी गलती किए थे। क्लास में बात करते हैं जब बच्चे, तो बताते हैं किस तरह से गलतियां होती हैं। आप देख पा रहे हैं जोड़ ही घटाव है, बट दशमलव का इतना उपयोग होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप वर्बल भी सोच लिया करिए। ऑप्शन के इंड डिजिट से भी मैच करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दशमलव की प्लानिंग बड़ी ही स्मूथ और अच्छी करनी होगी, तभी अच्छे से कर पाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 31 में से 4 निकाल दे 27 होता है, 27 में 0 जोड़े 27 होता है, 27 में से 7 निकाले 20 होता है, और 20 में 0 जोड़े 20 होता है, और 20 में 2 जोड़े तो क्या होता है, 22 होता है। अब आपके सामने चैलेंज है कि 20 में 2 घटाए तो 18 होता है ना, जोड़ना नहीं है, 18 होता है। इसका मतलब अब यहां पर कोई ऑप्शन 18 तो है नहीं, 18 तो है नहीं। बाकी के टर्म्स को उसी हिसाब से सोचना चाहिए जैसे कि यहां पर है। आप इससे इसको घटाएं, इससे जोड़े, इसको घटाएं, इसको जोड़े, अंत में इसमें आपको घटाना है। कुल वैल्यू अगर देखो तो 18 के क्लोजर आती है। 18 के क्लोजर 17 होता है, ना कि 19 होता है। लेकिन इस पर भी हम कंफर्म नहीं है, हमको टर्म को ऐसे डिसाइड करना होगा। 31.004 है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। -4.98 है, एक जीरो बढ़ा दीजिए क्योंकि 3-3 डिजिट सबके एंड में चाहते हैं हम लोग। प्लस 7034 है, 7034 है, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, आप अच्छे से इसको भी कनेक्ट करिएगा। और अगर नहीं समझ में आती तो प्रॉपर एक जगह लिख डालिए सारे डेटास को, कोई ऐसी बात नहीं। 7034 है, -7.60000 कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 4 डिजिट की बात है। प्लस इसी तरह से अगला टर्म अपने पास है 0.3 है, 3 के बाद 3 जीरो लगा सकते हैं जिससे 4 डिजिट हो जाए, -2.000 तो है ही है अपने पास। सब में 4 डिजिट रहना चाहिए एंड में, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब बाकी की टर्म देखिए जैसे कैसे करते हैं। अंतिम डिजिट में यहाँ पर अंतिम अंक जो अगर सोचा जाए तो अंतिम अंकों में अगर देखते हैं तो 4-4 की 2 पॉसिबिलिटी है, नहीं तो बहुत ही अच्छा था अपने पास, इंड डिजिट से ही आंसर हम कर सकते थे। 4 देखो, 0 में 0 घटा कोई मतलब नहीं, फिर 0 में 4 जुड़ा 4 हुआ, 4 से फिर 0 घटा 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 4 रहेगा, अंत में 4 आना तय है। अंत में 4 आना तय है, बट 4 2 पॉसिबिलिटीज पे है, एक तो इसमें है, एक तो इसमें है। मैं तो श्योर हूं कि 17 होगा, लेकिन आपको इसको पूरा प्रोसेस करके देखना पड़ेगा, और प्रोसेस करके डिसाइड करिए, क्योंकि 18 के साथ यहाँ पर कनेक्टेड टर्म आपका 17 है, तो राइट सोल्यूशन तो श्योर है कि आपका 17.4274 है। आप लोग इसी को आंसर अपना मान सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो पूरा एक बार अच्छे से कंफर्म कर लीजिए, जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, डिसाइड हो जाएगा, लेकिन उत्तर आप इंड डिजिट से या उत्तर आप अपने व्यवहारिक अनुभव से, या तो मैं कहूंगा रिस्क ना लेकर के प्रॉपर करके आप लोग आंसर करिए ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरे पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर
दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 11 और उनका एलसीएम दिया है 609। यदि एक संख्या 77 है 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो नियम अगर सोचें तो एक होता है कि दो संख्याओं के जो प्रोडक्ट्स होते हैं a इंटू बी, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। ए बी का एलसीएम, ठीक है, ए बी का एलसीएम इंटू ए बी का एचसीएफ, ये आपको पता होना चाहिए। ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगर आप संख्याओं की बात करें तो इसमें जैसे लिखा है कि संख्याओं का एचसीएफ तो 11 है, जैसे अगर हम यहाँ पर सोचे 11, और एलसीएम हमको पता है 609 है, और पहली संख्या अगर 77 है तो दूसरी संख्या आप लोगों से पूछा गया है। एक थोड़ा सा डाउट होता है, डाउट ये होता है कि जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं को तो डिवाइड करता ही करता है, साथ साथ एलसीएम को भी डिवाइड करता है। इस क्वेश्चन में अगर देखो तो एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो अगर इसमें एक ऑप्शन जैसे प्रश्न को बनाता तो थोड़ा सा गंभीरता से बनाता तो ज्यादा अच्छा था। फिलहाल 11 पचे 55, 5 9 कटेगा नहीं, लेकिन अब इनके हिसाब से जाओ तो 11 सते 77 होता है, 7 से इसको काटे, 7 8 56 होगा, 4 7 सते 49, 87 इसके हिसाब से राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग लगा सकते हैं। बट हम थोड़ा सा इस पे कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं कंफर्म है? क्योंकि मुझे क्लियर है कि एचसीएफ जो है एलसीएम को भी डिवाइड करता है, संख्याओं को तो करता ही करता है, जो इसमें नहीं कर रहा। और ऐसा ही एक प्रश्न आपको जो इसके 17 वाले पेपर में हुआ था उसमें था, जहां पर 15 और 136 का नंबर था, और उस केस में पूछा था कि दो संख्याएं इनमें से कौन सी हो सकती है जिनका एलसीएम 136 हो और एचसीएफ 15 हो। तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम को जरूर काटता है, और इसमें नहीं काट रहा है तो ऐसा नंबर पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अगर आप सोच लो कि चलो हमारे पास एक संख्या 77 है, एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या 87 है, करेक्ट, क्या इनका बताइए एलसीएम एचसीएफ 11 हो सकता है? एचसीएफ क्या संख्या होती है? एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे। क्या 11 77 को तो काट पा रहा, 87 को तो नहीं काट पाएगा ना, नहीं काट पाए। कैसे हम 87 को आंसर मान ले, दूसरी संख्या कैसे मान ले? लेकिन अब इस ऑप्शन में दिया है, इस हिसाब से उत्तर हम 87 लगा रहे हैं। ये मतलब वही है ना, जैसे पेपर बनाते हैं लोग ना, तो ऐसे ही बना देते हैं। उनको भी होता है कि ठीक है हमने तो पढ़ा, ये स्कूल में भी तो लिखाया गया था कि दो संख्याओं, मैंने पढ़ाते समय इसको बहुत अपडेट किया था आप लोग को, दो संख्याओं के लासा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर। इतने से ज्यादा उनको नहीं आता है, इतने ज्यादा जानकारी नहीं है, और उसी आधार पर प्रश्न का उत्तर दे दिया। सोचो कैसे हो सकता है? 11 संख्या का अगर मासा है तो क्या संख्या पॉसिबल हो सकती है 87? पॉसिबल ही नहीं है। 11 काट पा रहा 87 को, संभव ही नहीं है। नहीं है तो कैसे हम लगा सकते? फिलहाल हमें लगाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तो इस पर सहमत नहीं हूं। इसको अगर हम लोग कंप्लेन अगर करें तो सही उत्तर इसका डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, 87 इनके हिसाब से है, बाकी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। एलसीएम बाकी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप वीडियो देखिएगा तो आपको सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। एक धनराशि का अभय, बीना और चंदन और दिव्या के बीच 5 2 4 3, देखिए ऑप्शन है कौन कौन है। अभय है, बीना है, चंदन है और दिव्या है। रेशियो क्या है? 5:2:4 कितना 3, इस अनुपात में है। वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए ज्यादा प्राप्त होता है तो बीना का हिस्सा बता दो। चंदन को दिव्या से 500 रुपए ज्यादा, चंदन को देखिए दिव्या से, चंदन को 4 तो दिव्या को 3, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? अनुपात में 1 बराबर कितना बताओ? 500। किसका हिस्सा पूछा है? बीना का। बीना का हिस्सा 2 है, 2 बराबर 1000, तो बीना को मिलेगा कितना पैसा? 1000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी है राइट सोल्यूशन है। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट हल है सी ऑप्शन, 1000 रुपीज द करेक्ट सोल्यूशन। आइए फिफ्थ पर। गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4% की कमी आ जाने पर एक आदमी 135 में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए, क्या थी? बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कभी कभी होता है कि हम कोई सामान जो रेगुलर यूज करते हैं उसका दाम बढ़ जाने से हमारा बजट प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उतने ही पैसे में अब हमें कम सामान मिलेगा, तो हम अपनी जरूरतों को कम करते हैं जिससे कि हम उस खर्चे को मीट कर सके। या कभी कभी जैसे दाम में कमी आ जाती है तो हम उतने ही पैसे में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, या तो हम अपने पैसे बचा लें या तो हम ज्यादा सामान का उपयोग कर लें, दोनों परिस्थितियां होती हैं। कैसे हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं? एक ऐसे लिखना चाहिए दर, एक लिखना चाहिए मात्रा। बात को समझिएगा। 6 सही 1/4 को लिख सकते हैं आप, कितना इसको लिख सकते हैं बताइए? 6 सही 1/4 आपका हो जाएगा 1/12। 6 चौके 24, एक 25/4 होता है। अब 25/400 आप लिख सकते हैं। अब 25 देखो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे 6 दूना 12, 12 साढ़े 12 नहीं 1/16 होगा, सॉरी 1/16 होगा, नॉट 12, 1/16 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले का मूल्य यदि 16 था तो
अभी मूल्य इसका घट करके 15 हो जाएगा। 16 में एक कम होकर के कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब आप सोचिए 135 रुपए में आप क्या खरीदते थे, गेहूं। तो अगर 16 का भाव था तो कितना गेहूं खरीद पाते बताइए, 135 बटे 16 किलोग्राम। और अगर 15 का भाव हो गया तो 15 नवा 135, आप कितना खरीद पाते बोलिए, 9 किलोग्राम, इतना खरीद पाएंगे। दोनों में फर्क कितने का आ गया, ये देखिए दोनों में फर्क कितने का आ गया। पहले गेहूं क्योंकि रेट ज्यादा था तो गेहूं कम मिलता था, अभी ज्यादा मिल गया। तो अभी अगर हम डिफरेंस कर दे दोनों का तो 16 नवा 144, 144 135, 135 9, 9 बटे 16, 9 बटे 16 का अंतर होगा। 9 बटे 16 का आप कर ले सकते हैं, देखिए 9 माइनस 135 बटे 16 कर दीजिए, 16 नवा 144 माइनस 135 डिवाइड बाई कितना होगा बताइए, 16 होगा। तो आपका कितना हो जाए, 14 से 5 9, 9 5 14 होता है ना, 9 जोड़ दीजिए तो 135 हो जाएगा। 9 इसमें से घटा दीजिए, 134 से 14 से 5 निकला 9, उसके बाद आपके पास 9 बटे 16 एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब ये डिफरेंस हो गया। यह डिफरेंस किसके बराबर है, 1 के। यह डिफरेंस किसके बराबर है, 1 के। अब आपको निकालना क्या है कि प्रारंभ में गेहूं की मूल वैल्यू क्या थी, कितना दाम था, ये आपको बताना है। तो प्रारंभ में वैल्यू कितनी थी, 16। तो 16 बराबर क्या होगा बताइए, 16 गुणे 9 बटे 16, अर्थात 16 16 से खत्म हुआ, 9 रुपए पर केजी था, 9 रुपए प्रति केजी था। ये इस प्रश्न का उत्तर है, करेक्ट। अब देखो हम इसको डिसाइड करते हैं, ऐसे हम मैच भी करा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 9 रुपए पर केजी था। अब अगर 9 रुपए पर केजी था तो 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 15 किलोग्राम गेहूं मिलता। कितना मिलता, 15। अभी क्या हो गया कि अब दाम घट गया। कितना घट गया, अगर मान लो 9 है और 9 घटा है कितने दाम से, 1 बटे 16, मतलब 1 बटे 16 अगर इसमें कम होगा, जैसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अभी जो नया दाम है अगर हम लोग उसको निकालना ही चाहें कि 9 से डाउन हो गई वैल्यू, और 9 से कितना डाउन हो गई, 6 सही 1 बटे 4%। और इस हिसाब से भी जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि 9 का मान यदि 16 है तो मतलब उस हिसाब से भी जा सकते हैं। नहीं तो हमने कहा जैसे अगर 9 रुपए पर केजी इस समय कब का रेट है बताइए, पुराना। अभी का रेट कितना होगा, अगर हम 6 सही 1 बटे 4% इसमें कम करते हैं, 6 सही 1 बटे 4% कम करते हैं तो 16 में से 1 घट करके 15 बटे कितना हो गया, 16। अब बताइए ये रेट है, अगर इसको रेट कह दें, इसको रेट कह दें और 135 को इससे डिवाइड कर दें तो 135 गुणे ऊपर 16 जाएगा, नीचे 9 गुणे 15 आएगा, ठीक है। तो देखिए 15 नवा 135 होता, 9 9 से कटा तो कितने किलोग्राम गेहूं मिलेगा, 16, जबकि इसके पहले कितना मिलता था, 15। तो 15 से 16 हुआ तो कितने किलोग्राम बढ़ा, 1 किलोग्राम। तो करेक्ट सोल्यूशन इसका 9 होगा, 9 राइट सोल्यूशन होगा। पहले का भाव कितना था बताइए, 9 रुपए पर केजी था। अगर आप गेहूं का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, 9 रुपए पर केजी पहले का रेट था। क्लियर है, इस क्वेश्चन का समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। अगले प्रश्न पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। 7 की पावर 4 को हमें 4 से भाग करना है, शेषफल बताना है, रिमाइंडर कितना होगा। 7 की पावर 4 को 4 से भाग करना और शेषफल रिमाइंडर अर्थात इसका बताना है कितना होगा। आइए इसका सोल्यूशन किया जाए। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें साइक्लिसिटी डन करते हैं। साइक्लिसिटी डन कैसे करते हैं, या हम लोग ऐसे डिसाइड करें कि 7 जैसे लिखा है, अब जनरल भी सोच सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी डिसाइड कर लीजिए, अच्छा ही होगा। आपको 4 को ऐसा देखो, हमें 4 को किससे भाग, 4 को किसको भाग करना, 4 से 7 को करना है। 4 से 7 में अगर भाग करोगे तो आपको दरअसल भाग जब हम करते हैं 2 प्रकार के रिमाइंडर सोचते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव तब आता है जब भाजक से एक बड़ा नंबर हो, जैसे 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक ज्यादा हो, तब पॉजिटिव आएगा। और अगर 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। मैं जब 4 से 7 को भाग करूंगा तो -1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 4 दूना 8 में से एक कम है। -1 -1 -1 4 बार होगा, पावर 4 कर दीजिए, बटा 4 कर दीजिए। -1 की पावर अगर कभी भी सम होती है, सम, तो मान हमेशा 1 आता है। अब 1 बटे 4 हुआ, कभी भी कोई संख्या ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, अगर a इज लेस देन b है और b a को भाग कर रहा है तो रिमाइंडर हमेशा a होगा। अर्थात 4 अगर 1 को भाग करेगा तो मान यहाँ पर अर्थात शेषफल आपका कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी है छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप यहाँ पर एक इस प्रश्न के लिए करेक्शन लगा सकते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूं। कौन सी वार्षिक किस्त, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी। कौन सी, साधारण ब्याज पर किस्त का प्रश्न है। किराए की ब्याज की दर है 12%। दरअसल किस्त का कॉन्सेप्ट अलग ही अप्रोच होता है।
किस्त देखिए अलग तरीके से काम करती है, जनरल कैलकुलेशन ब्याज का अलग वे में काम करता है। हम जैसे किस्त को ऐसे सोचते हैं कि मान लीजिए जो मैंने पहली किस्त दी, मान लीजिए 3 वर्षों में दे है, 3 किस्तों में दे है, कर्ज कितने का था, 1260 का था, 1260 का कर्ज था, कौन सा किस्त प्रति वर्ष रखा जाए कि 1260 का कर्ज विथ ब्याज उतर जाए। यही है ना, एक कर्ज है ना कि देय राशि है। देय राशि अलग होती है और कर्ज अलग होता है। हमने कुछ कर्ज लिया, ब्याज जुड़कर देय राशि होती है। लेकिन यहाँ एक फायदा ये होता है, फायदा भी होता है और नुकसान तो मान लो होता ही होता है लोन में, लेकिन फायदा ये है कि जैसे आप जो पहली ईएमआई देते हैं या पहली किस्त देते हैं, वह पहली किस्त मान लो आपको 3 बार में चुकता करनी है, तो पहली किस्त जब आपने पहले साल के अंत पर दिया या पहले साल में दिया, तो वह किस्त आपकी लगातार 2 साल तक एक्टिव थी। मतलब वह किस्त ब्याज देती है बैंक को। वो किस्त तो जमा ही है ना, आपका अकाउंट तो क्लोज नहीं हुआ, आपका लोन तो खत्म नहीं हुआ, बट आपने एक किस्त दे दिया, पैसा दे दिया बैंक को। बैंक उस पैसे का भी उपयोग करता है, उसको भी कहीं निवेश कर देता है, क्योंकि बैंक को भी पता भी तो पूरा पैसा आया नहीं है, इस पैसे का हम उपयोग करते हैं। वो हर किस्त का उपयोग ब्याज के लिए करता है और उस ब्याज को आपके अकाउंट में जोड़ता भी है। ये अच्छी बात होती है। वो मानता है कि आपने भले ही इतना किस्त दिया है 10,000 का या जो भी, बट 10,000 2 साल तक 3 साल तक जब तक लोन चुकता नहीं हो, मेरे पास तो है ना, तो उसका बैंक उपयोग करती है। और ब्याज, साधारण ब्याज की कंडीशन में देखिए ऐसे होता है। मान लीजिए जैसे हमने कहा चलिए 100 लेते हैं, ठीक है, हम यहां पर पहली किस्त को 100, किस्त हमेशा समान होती है, बट इवेल्युएशन ब्याज ऐड होकर के होता है। आप समझिए, दूसरी किस्त भी 100 और तीसरी किस्त भी 100, ये समझना है आपको। पहली किस्त भी 100, दूसरी किस्त भी 100, तीसरी किस्त भी 100, बट इस किस्त में क्या होगा कि ब्याज ऐड हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा, और इस किस्त में 12 और ऐड हो जाएगा, मतलब 24 ऐड हो जाएगा। अर्थात यहां पर जो पैसा है 100 माना जाएगा, यहां पर 112 माना जाएगा और यहां पर 124 माना जाएगा। अब अगर सबको जोड़ दिया तो आपका हो जाएगा कितना बताइए, मतलब इसमें 2 साल का, क्योंकि 12% ब्याज दर है ना, तो 1 साल के लिए तो 12 ही रुपए होगा, 2 साल में 24 होगा, 124, मतलब तीनों को जोड़ दिया। इस प्रकार से जो हमारी कुल देय राशि है 336 रुपए है। अब इस 336 की तुलना आप किससे कर दो, जो आपका कर्ज था, वो कर्ज कितना है 1260। अभी हम लोग को क्या निकालना है, प्रत्येक समान किस्त। अब किस्त जो है आप कैसे मानोगे, आपको लग रहा है कि हम 112 दे रहे हैं, 124 दे रहे हैं, नहीं, आप 100 ही दे रहे हैं। 12 और 24 तो ब्याज इंक्लूड हो जा रहा है, इसलिए आपको 100 का मान ही लेना है और वही आपकी किस्त होगी। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। देखिए जैसे 4 से दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, या जो मतलब यहाँ तिरछा गुणा प्रोसेस होता है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 12 से कट रहा है, 12 दूना 24 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है ना, 12 दूना 24, 24 9 और 9 से 12, 12 एक के 12, 12 पंचे 60 होता है, करेक्ट है। 7 चौके 28 होता है, 7 15 बार 105 होता है। 4 से इसको डिवाइड कर दे 25 होता है, 25 को 15 से गुणा करे, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 375 रुपए की किस्त बनेगी, जो 3 किस्तों में पूरा भुगतान हो जाएगा, वह पूरा लोन चुकता हो जाएगा, करेक्ट है। इस तरह से अब यह 7वां क्वेश्चन डन होता है। आते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पर। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया, 76,000 का निवेश किया। हर शिफ्ट में आपने देखा कि एक पार्टनरशिप का प्रश्न पूछा गया है। कुछ महीनों के बाद विवेक रुपए 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा, ये आपको बताना है। 76,000 रुपए लेकर के व्यापार स्टार्ट करता है। कुछ महीने के बाद, यहां पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला व्यक्ति है जिसका नाम मनन है, मनन 76,000 रुपए लेकर व्यापार प्रारंभ किया। विवेक पैसे तो लाया है 57,000, बट वह कुछ महीने के बाद आया है। आपसे 2 प्रश्न पूछता है कि कितने महीने तक व्यापार किया या कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब जैसे प्रश्न में लिखा है विवेक कितने महीने बाद व्यापार में जुड़ा, बट हम जानते हैं कि जब लाभ निर्धारित होता है, जो यहां पर 2:1 के अनुपात में आया है, यह तभी डिसाइड होता है जब आपका पता हो कि आपने कितने महीने तक व्यापार किया था, क्योंकि निवेश डिसाइड करता है लाभ के अनुपात को। निवेश की लिए जरूरत होती है धन की, निवेश की वैल्यू की और समय की। इसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसने पूरे 12 महीने तक निवेश किया था, बट इसने मान लो n महीने तक निवेश किया था, जो कि हमको पता नहीं है कि n महीना मतलब, अब जैसे मान लो हम 3 महीने बाद आए तो 7 महीने, 3 महीने बाद आए तो 9 महीने निवेश किए, 4 महीने बाद आए तो हम लोग जो है हम कितने 8 महीने तक निवेश किए। पहला काम तो इसको थोड़ा खत्म कर दीजिए, 19 चौके 76 करिए, 19 त्रिक 57, मतलब इसका निवेश 4 मानिए, इसका 3 मानिए। अभी ये होगा 12 चौके 48 और ये कितना होगा 3n, मतलब हम मान रहे कितने महीने तक किया है, कितने महीने बाद जोड़ा है, इसके लिए आपको 12 से n के मान को घटाना पड़ेगा।
ठीक है, बराबर इसको कर दीजिए। अब आप देखो 3 से करो 16 और यन का मान निकालना है तो 8, अर्थात यन बराबर 8। उसने 8 माह तक व्यापार किया था, 8 माह तक व्यापार किया था, तो इसका मतलब वो 4 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था। तो 4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 12 से 8 घटा दीजिए, क्योंकि अगर हम 8 महीने तक व्यापार किए हैं, व्यापार में शामिल थे, तो इसका मतलब 4 महीने बाद ही तो व्यापार में हम पार्टिसिपेट किए हैं, अर्थात इसका मान यहाँ पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए, औसत का प्रश्न है। 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करो, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सोल्यूशन आपको करना है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। जैसे आपको पहले कंफर्म करना है कि 17वीं पारी के पहले उसने कितनी पारी खेली। 17वीं पारी के पहले उसने कितनी पारी खेली? 16। किस औसत से रन बनाए? अभी पता नहीं है, औसत हमको जानकारी में नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से प्रश्न हल कर सकते हैं। मान लो अभी यन औसत के साथ रन बनाए, एक पारी उसने बढ़ाया तो 17वीं पारी उसने खेला। औसत में कह रहा 3 की हो गई वृद्धि। औसत में कितने की वृद्धि? 3 की वृद्धि, n + 3 हो गया, करेक्ट। कह रहा 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करो, कितना हो गया 17वीं पारी के बाद। अब एक बात है कि जैसे इस टाइप के प्रश्न होते हैं जिसमें जब किसी चीज को इंक्लूड किया जाता है, शामिल या तो निकाला जाता है, शामिल करा जाता है या निकाला जाता है, तो हमको दो मतलब प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो शामिल किया गया है, निकाला गया, उसका मान क्या था, लेकिन उस दौरान हमको औसत दिया रहता है। अभी जैसे जो शामिल किया गया है, जैसे उसने अपनी 17वीं पारी में, जो पारी की संख्या 1 है, लेकिन उसने कितने रन बनाए? 97 रन बनाए, सैकड़े से 3 रन कम रह गया, औसत में 3 की वृद्धि पाई गई। ऐसी कंडीशंस में हम लोग उस मान को पता करने के लिए पैटर्न बनाते थे ऐसे कि पुराना औसत ले लो, नई संख्या के पास जाओ, जो वृद्धि है इसके साथ गुणा करो, कितना हो गया? 51। 51 जब इसमें हम जोड़ दें, 51 जब हम इसमें जोड़ दें तो यह मान किसके बराबर हो जाएगा? जो शामिल हुआ है उसके बराबर हो जाएगा, मतलब 97 के बराबर हो गया। तो यन का मान 7 से 1 निकला 6 और 9 से 5 निकला 4, 46 हो गया, अर्थात इसका मान 46 है। 46 में 3 जोड़ दें, क्यों जोड़ दें? क्योंकि इसने बोला 17वीं पारी के बाद उसका औसत, तो 46 3 बोलिए कितना होगा? 49। 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? 49 होगा, 49 होगा। 9वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 49 है, करेक्ट है। बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से इसको देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको आगे भी फेस करने को मिलेंगे, लेकिन चैलेंजेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिए। हालांकि इसको चाहते तो हम ट्रेडिशनल तरीके से भी आपको समझा देते। मैंने औसत को लेकर के ठीक ठाक सेशन मैथ के डोज में कराया था, आप उसको अगर पूरा सेशन कंटिन्यू देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10वां। 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर आप 30 आदमी को कोई कार्य सुपुर्द कर दो, उनको सौंप दो, इस कंडीशन के हिसाब से उनको 16 दिन ही लगेगा, कार्य पूर्ण हो जाएगा। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ काम में जुड़ जाते हैं। अब उन्हें शेष कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? एक बात बताइए, आदमी कितने थे? आदमी थे 30। दिन कितना लगता उनको? दिन लगता 16। उन लोगों ने काम कितने दिन तक किया? उन लोगों ने काम शुरू किया 6 दिन तक किया, ठीक है, 6 दिन तक काम कर लिया। अभी कितने दिन का काम बचा था? 10 दिन का काम रिमेन था, 10 दिन का काम रिमेन था। अगर 30 लोग रहते, अगर 30 लोग रहते तो काम कितने दिन में पूरा करते? 10 दिन में। 30 लोग रहते तो बचे काम को कितने दिन में पूरा करते? 10 दिन में। लेकिन आदमी की संख्या कितनी हो गई? 15 और, मतलब 30 में 15 जोड़ दें, कितना? 45। कितना दिन लगेगा उस बचे कार्य को पूर्ण करने में? तो इसके लिए हमने लिखा यन। मेरी बात समझ पाए? 30 आदमी ही होते तो जो बचा काम था 6 दिन करने के बाद भी 10 ही दिन तो लगता। अब आदमी की संख्या कितनी? 10, 30 में 15 जोड़कर 45 हो गई। अब उसी काम को करने में कितना दिन लगाएंगे? तो यन का मान निकालना है, तो 15 दूना 30 होता है, 15 तिया 45, 20/3 हो गया। 20/3 दिन में कार्य पूर्ण कर लेंगे बचे कार्य को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन है, 10वें क्वेश्चन का करेक्ट हल है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 11 नंबर। एक विक्रेता ने रुपए 10 में 6 केले खरीदे, 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें रुपए 6 में 4 के हिसाब से बेच दिया। दरअसल होता क्या है, जब थोक विक्रेता से कोई दुकानदार सामान खरीदने जाता है तो उस समय अलग भाव डिसाइड होता है कि तुम 6 केले का बंडल ले लो, 10 रुपए देना। अब तुम अपनी दुकान पे ले जाओ, जैसे मर्जी वैसे लगाना। वो अपनी दुकान पे लाया, 4 केले का बंडल लगाया और 6 रुपए में बेचा। उसके लाभ या हानि भी कंफर्म नहीं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहां पर लिखिए संख्या,
और यहां लिखिए दाम। हमने देखा सबसे पहले खरीदते हैं 6 केले खरीदे थे 10 रुपए में, ठीक है। अब जब बेचने गया तो उसने क्या किया बताइए, 4 के हिसाब से 6 रुपए में, मतलब 4 केले बेचा है 6 रुपए में, ठीक है, दाम है। अब आप एक काम अगर कर लेते तो बेहतर हो जाता, संख्या बराबर कर लेते किसी तरह से। ये जो संख्या अगर आप बराबर कर लो सबसे बेस्ट है। संख्या बराबर कैसे होगा, अगर ये 4 है 6 है, आप इसको अगर 2 से गुणा कर दो, अगर आप इसको 2 से कर दो तो ये 12 होगा, इसको 3 से कर दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको किया तो इसको भी करना होगा। अर्थात अब देखो 12 केले का दाम 20 रुपए है खरीदते समय और 12 ही केले का दाम 18 रुपए है बेचते समय। तो बोलिए फायदा हुआ कि नुकसान, कन्फर्म है कि हानि हुई। कितने की हुई, 2 की। 2 गुणे 100 बटे आप क्या लिखोगे बताओ, 20। 2 धाम में होता है, 10 से इसको डिवाइड किया, 10% की हानि हो गई इस व्यापार में। दरअसल दुकानदार फायदा तब कमाता है जब वह ज्यादा वस्तुएं कम दाम में खरीदे, जब वह खुद खरीदने जा रहा है तो ज्यादा वस्तुएं कम दाम में खरीदे और बेचते समय वह कम वस्तुएं ज्यादा दाम में बेचे, तभी उसको फायदा होता है। अन्यथा उसको क्या होता है, नुकसान, जैसे इस फल विक्रेता को हुआ, 10% की हानि हुई, ठीक है। इसका एक तरीका बढ़िया होता है, बाकी तरीके भी और भी होते हैं जिसको लगा सकते, यहीं से भी डायरेक्ट कर सकते थे। 6 गुणे 6 36, 4 गुणे 10 40, 36 से 40 निकलता, वैसे भी कंफर्म था, नेगेटिव आता, नुकसान को ही प्रेजेंट करता। ये भी तरीका माना जा सकता था। 2 वर्गों का के परिमाप, 2 वर्ग मतलब स्क्वायर, ये देखिए ये वर्ग है, इसका परिमाप 52 है और इसका एक छोटा सा और वर्ग है जिसका परिमाप कितना है, 20 है। इसका परिमाप 20 है, इसका परिमाप कितना है, 52 है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। लीजिए, तो पहले तो आप जानते हैं कि परिमाप होता क्या है। अगर भुजाएं ए है तो फोरे होता है परिमाप। फोरे मतलब सभी भुजाओं का जोड़, अर्थात इसकी सभी भुजाएं 13 चौके 52, अर्थात 13 हो गई, ठीक है। अगर इनकी सभी भुजाएं बी है, क्या है, बी है, तो इसको लिख सकते हैं 4b। 4b बराबर 20 है, अर्थात इसका मान b का कितना हो गया, 5 4 पंचे 20, 5 हो गया। एरिया क्या होता है बताएं, एरिया भुजा का वर्ग होता है। अब जैसे इसने कहा तीसरा वर्ग है, उसका परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, 13 का वर्ग, ठीक है, 13 का वर्ग। इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, a2 5 का वर्ग, करेक्ट। और जो तीसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग, इसका एरिया जो होगा इनके क्षेत्रफलों के वर्गों के, लिखा है ना, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 13 का वर्ग 169 है माइनस 25 है, अर्थात इसका क्षेत्रफल 144 है। अगर क्षेत्रफल 144, इसकी भुजा a वर्ग होगी 144, अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, 12। और a अगर 12 होगा तो परिमाप जो पेरीमीटर होता है 4a होता है, मतलब 4 गुणे 12 होगा, मतलब 48 होगा। तो जो हमारा तीसरा वर्ग बनेगा उसका जो पेरीमीटर होगा वो 48 हो जाएगा, क्योंकि उसकी भुजा 12 होगी, उसका एरिया 144 होगा और भुजा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के पेरीमीटर प्राप्त होता है। तो 12th का राइट सोल्यूशन 48 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक क्वेश्चन, सिंपल ही पूछा गया, लेकिन हर सेशन में, हर शिफ्ट में आपने देखा। प्रश्न क्या है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए, स्पीड कितनी बताएं, 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है, 9 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। टाइम कितना है, 15 मिनट, ठीक है। पुल की लंबाई बतानी है, पुल की लंबाई बतानी है, डिस्टेंस जिसको कहेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और ये जो लेंथ है सब मीटर में है, देखो यहां लिखा है। मीटर में अगर जाना है आपको तो बढ़िया रहेगा कि आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ले लीजिए। 9 गुणे 5/18 कर दें, करेक्ट है। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में हो गया, 9 दूना 18, अर्थात आप कह सकते हैं कि 5/2 मीटर पर सेकंड, ये हो गई क्या बताए, स्पीड। टाइम दिया है 15 मिनट, मिनट को सेकंड में लिखिए, 15 गुणे 60 कर दीजिए, इतने सेकंड हो गए, इतने सेकंड हो गए। लेंथ निकालनी है, पुल की लंबाई, स्पीड कितनी बताए, स्पीड है 5/2 और टाइम कितना लगा, 15 गुणे 60, 15 गुणे 60, 2 से डिवाइड करें तो 30 हो गया, 15 तिया 45, 450 है, गुणे 5 कर दें, 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 2250 मीटर
बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग देख सकते हैं करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन 2250 मीटर। 14th पे आइए, और ये देखिए इस पैटर्न को भी आपने देखा कि हर शिफ्ट में पूछा गया है। 9 से लेकर 87 के बीच कितने पद हैं? फिर से वही कॉन्सेप्ट है, बीच के पदों की बात कर रहा है। ये सीक्वेंस भी एपी है, ये सीक्वेंस भी एपी है। पहले शिफ्ट में जो 18 का हमने सेशन दिया था, वीडियो दिया था आपको, उसमें भी ऐसा प्रश्न था, इसमें भी ऐसा प्रश्न है। एपी समांतर श्रेणी है, पदों का अंतर सेम रहता है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है और बढ़ते बढ़ते 87 है यहां तक। तो आपको पहला पद कंफर्म दिया है, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, ये भी क्लियर है। पदों का डिफरेंस 3-3 का अंतर दे रहा है, 3-3 का अंतर दे रहा है, ये भी सही है, सब सही है। कुल मिला के हमको क्या निकालना है, पदों की संख्या। जब भी कभी समांतर श्रेणी में पहला पद अंतिम पद पदों की मतलब सार्वंतर क्लियर हो, तो ऐसे में हम लोग लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं +1, इससे पदों की संख्या डेवलप होती है, निकलती है। तो लास्ट टर्म कितना है अपना 87, 87, और पहला पद कितना है 9 है, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस 3 है, प्लस 1 करेंगे। 17 से 9 8 होता है, मतलब 78/3 होगा, प्लस 1 होगा, 3 से डिवाइड करें 26, 3 दूना 6, 3 छंगे 18, 26 1 27 आएगा। टोटल पद 27 होंगे जब 9 से लेकर के 87 तक जाएंगे, तो टोटल पद कितने होंगे 27। बट इसने पूछा बीच में कितने पद हैं, तो 27 में से 2 घटाना, बहुत लोग देखो 27 लगाएंगे, बट ये गलत होगा, 2 घटाइए 25 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। तो डी ऑप्शन 25 करेक्ट आंसर है। 14th क्वेश्चन 25 राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा। ठीक है, यही डाउट यहां बनता है कि अगर हमसे पूछा होता कि 9 से 87 तक कुल कितने पद हैं, तब आप 27 बताइए, लेकिन 9 से 87 के बीच कितने पद हैं तो आपको 25 बताना होगा। ठीक है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरल सा है, सिंपल सा है, कर लीजिए। 12 + 48 भागे 2 - 20 + 6 × 2। आइए साल करते हैं, 2 से डिवाइड करें 24 हो गया। ठीक है, 12 है प्लस -20 + 6 दूना 12 है, करेक्ट है। अभी देखिए क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। 24 से 20 निकलेगा 4, यहां 12 + 4 + 12, तो 12 4 16, 12 कितना होता है 28। राइट सोल्यूशन 28 है। बॉडमास का नियम, सिंपल से कैलकुलेशंस है। अगर थोड़ी बहुत भी हम लोग यहाँ पर सिंसियरिटी दिखाएंगे तो प्रश्न सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही अगर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अन्यथा प्रश्न इजी है, सॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के। अब देखिए हम लोग पहुंचते हैं 16th पर। इसका जो है हम लोग सेशन का जो है अब लगभग एंड की कंडीशंस में आ जाएगा। मैंने कहा डीआई हमने नहीं कराया है, डीआई मैं फिर से कराऊंगा, डीआई का अलग वीडियो दूंगा, और कंप्लीट डीआई जो पहले 17 के पहले शिफ्ट में, 17 के दूसरे शिफ्ट में, 18 के पहले, 18 के दूसरे, सभी डीआई को मैं कोड कर दूंगा। एक पुस्तक में 300 तो टोटल पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं, लीजिए बढ़िया है। 300 पृष्ठ हैं, पहले 300 रख लीजिए, प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। 20 पंक्तियों में 10 शब्द, मतलब हर एक पंक्ति में 10 शब्द हैं, और 20 पंक्तियां हैं तो कुल कितने शब्द हो गए 200, और 200 एक पृष्ठ में है, और पृष्ठ की संख्या कितनी है 300। 3 दूना 6, 6 के बाद 2 2 4 0, 60,000, कुल 60,000 राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कुल कितने शब्द हैं 60,000। बढ़िया, ऐसा भी वर्बल क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कोई गलती मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा इसमें भी आप सिंसियरिटी दिखाए तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। आप देख ही रहे, इसने कहा कि 10 शब्दों की 20 पंक्ति, एक पंक्ति में 10 शब्द, तो कुल मिला के 200 शब्द, 200 गुणे 300 कर दीजिए, आंसर आपको क्लियर हो जाएगा कुल कितने शब्द हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इस 18 की सेकेंड शिफ्ट के अरिथमेटिक के पार्ट में। गणित में अरविंद के 1/3 अंक, अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। बढ़िया है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिलते हैं तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले थे, ये हमको बताना है। ठीक है, आइए बताते हैं। 2 विषय हैं, एक मैथ है, दूसरा इंग्लिश है। कह रहा है अरविंद, गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी में, एक अगर मान लो इसको मैथ में यम अंक मिले, यम ही मान लीजिए, अभी ऐसे भी बताता हूं मैं आपको, अंग्रेजी के अंक से भी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों विषयों का अंक यहाँ पर 240 मिलाकर मिला ही है, उसे अंग्रेजी में कितने मिले हैं हमको बताना है, मैं बता रहा हूं। इसका 1/3 कर दे, 1/3 इंटू यम, अंग्रेजी में उसके
अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। अंग्रेजी में उसके अंकों से लिखा है, देखिए ध्यान से, गणित में 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। इसका आधा कर दे, आधा कर दिया तब भी यह 30 ज्यादा है। इसमें से अगर हम घटा दे तो यह 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों विषयों में मिलाकर उसे कुल 240 अंक मिले थे, तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले थे ये बताना है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे स्टेटमेंट बनाओ, यहां पर भी देखिए ए भी और एक स्टेटमेंट बनेगा, m + e बराबर 240। ऐसे करके जाने से बढ़िया है कि आप ऑप्शन से ले लो, बेहतर हो जाएगा। कैसे बताइए? जैसे अगर हम कह दें इसमें से किसी एक को अंग्रेजी का अंक मान ले, चलो भाई अंग्रेजी जो उत्तर है वही होगा, जो ऑप्शन वही होगा जो उत्तर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजी का अंक पूछा गया है, दोनों का मिला के 240 है। अगर अंग्रेजी को हम 180 मानेंगे तो मैथ का 100% 60 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब 60 का 1/3 करें 20 होगा, इसका आधा करें 90 होगा। तो भैया ये तो कम है। अभी देखो क्या लिखा है, अरविंद के गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 ज्यादा है। आधे से 30 ज्यादा है तो आधा करा तो 90, 90 से कम है। अगला देखिए 120 अगर मानेंगे तो इसका 120 होगा। अब ये तो बराबर बराबर है तो इसको भी छोड़ दीजिए। यहां पर आप करना चाहे तो कर लीजिए, जैसे हमने कहा 1/3 कर देते हैं, कितना होगा 40। अब इसका आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। 60 से कम है। अभी इसको देखिए 60, अगर हम 60 मानेंगे तो अगले को 180 मानना होगा, 180 मानना होगा। क्यों 180 60 240, 1/3 करिए तो कितना आएगा 60 आएगा, और इसका आधा करेंगे 30, आधा करिए कितना हुआ 30। अब 30 से देखो 30 ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल। यदि उसे, अब यही तो क्वेश्चन था, यही कॉन्सेप्ट था। अगर अंग्रेजी के अंकों को हमने यहां पर 60 माना है, 60 माना है ना, तो मैथ के अंक हो गए कितने 180, क्योंकि जोड़कर दोनों 240 हो। अब इसने जैसे कहा है अरविंद के गणित में अरविंद के 1/3 अंक, इसका 1/3 करिए कितना होगा 60। अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे, आधा करिए 30 से 30 ज्यादा है। बिल्कुल सही है। इसके लिए राइट सॉल्यूशन सी ऑप्शन है। ऑप्शन से जाना इसमें परफेक्ट है, तरीका सही है। ऑप्शन से जाइए और ऐसे प्रश्नों को भी कंफर्म करिए। आशा करता हूं ये सेशन अच्छा लगा होगा, पूरा अच्छे से क्लियर किया होगा। अरिथमेटिक पार्ट मैंने 2024 वाली परीक्षा के लिए कंप्लीट करा दिया है। अब आपको मैं जो अगला वीडियो दूंगा उसमें मैं डीआई वाले जितने भी 4 डीआई पूछे गए थे उन पर मैं एक अच्छा खासा वीडियो सेशंस और पूरी एनालिसिस उसकी करते हुए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो को लाइक करते रहें, जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैथ्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि आगे की कनेक्टिविटी में भी आपको इन्वॉल्व कर सके। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।